दिया, ये नहीं करने दिया, वो सब ठीक है। तो ये वो भी कह लीजिए, ईवीएम भी कह लीजिए, वो सब जिन बातों का मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, मैं उसमें बात नहीं करता हूं। आंकड़े जो है वो आपके सामने देना कि ऐसे नेता हो मियां, 45 साल से वहां राजनीति कर रहे हो, अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए तुम। एक मतलब तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मुलायम सिंह ने वहां जिया प्रताप जिता दिया, या वहां भाजपा जीतती या कांग्रेस जीतती है। कहाँ के नेता हो तुम, कहां कैसे नेता मान लो? एक अपनी विधानसभा जीत गए, तो इस हिसाब से तो प्रमोद तिवारी से बड़ा कोई नेता नहीं है। 12-14 बार रामपुर खास निकाल के बैठे, आज तक 1980 से लेकर 2022 तक वो रामपुर खास आ रही नहीं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिंदू नेता वो हो गए। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझको ये लगता है कि आजम खान ने जितनी बार जबान खोली उतनी बार सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। आजम खान के कहने पे एक सैयद कासिम ने जाके वोट नहीं दिया होगा, पर आजम खान के जुबान खोलने पे एक अनुपम मिश्रा का वोट हमेशा कटा है, और हमेशा कटा है। पंकज, क्या राहुल लाल जी आप सहमत हैं? मैं खास तौर पर इसलिए ऐसा पूछ रहा हूं क्योंकि ये 10 बार विधायक रहे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकी राजनीतिक शख्सियत बहुत बड़ी रही है। इन्होंने जब चाहा, जिसके खिलाफ चाहा, खुल करके बोला। इनकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि ये कैबिनेट मीटिंग में अक्सर लेट पहुंचा करते थे। ये प्रशासनिक अधिकारी को कहा करते थे कि जूता साफ करेंगे ये हमारे, और इस वजह से पंकज हाँ, भाई, एक मिनट, आप कह रहे कैबिनेट मीटिंग में लेट पहुंचे। अरे साहब, जब से ये जेल से निकले, ये अखिलेश यादव से मिलने नहीं गए, ये पार्टी कार्यालय नहीं गए। पार्टी कार्यालय अखिलेश यादव छोड़िए, पार्टी कार्यालय नहीं गए। उनका अपना एक मिजाज है, उनकी एक एरोगेंस है, जिसको 100 बार करे जो उनकी जाके बंगले में मिले। नहीं, पर इस एरोगेंस के पीछे तो जनाधार होगा ना। इस एरोगेंस की वजह क्या जनाधार होगी? तो मैंने बताया ना आपको, पूरे आंकड़े दिए जनाधार के उनके। मैं लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में उनको लगता होगा कि मैं इकलौता नेता हूं। चलिए उस सीट की बात, लेकिन ये परसेप्शन लेवल पे लगता होगा कि मैं ही नेता हूं। पंकज जी देखिए, अब अतीत की चर्चा करते हुए रहेंगे तब तो फिर हम लोग अतीत में आ जाए। अब हम लोग फिर से 2024 में आ जाते हैं। पंकज जी देखिए, मैं मानता हूं, जैसा मैंने अभी भी कहा, कि उनके ऊपर जिस प्रकार से झूठे मुकदमे केस काफी ज्यादा संख्या में दर्ज किए गए, पहले उनके बोलने से हो सकता उस समय नुकसान की स्थिति हुई है, मैं मानता हूं उस चीज को। लेकिन आज के समय में उनके साथ उस आज उनके साथ सहानुभूति का फैक्टर जुड़ा हुआ है, और उनकी छवि, क्योंकि देखिए वो जो सीटों के हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। अब तक कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगा। राहुल कुछ भाई, बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। आप राहुल भाई पहले भी कह रहे थे कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे हुए और सहानुभूति। तो मैं आपको बता दूं, आजम खान पे जो 82-83 मुकदमे हुए हैं, उनमें से 1 या 2 छोड़कर 80-81 मुकदमे रामपुर के गरीब मुसलमानों ने लिखाए हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने नहीं लिखाए हैं। उनके खिलाफ 80 में, 84 में 82 मुकदमे मुसलमानों की लिखाए हैं, गरीब मुसलमानों की लिखाए हैं। अब आप बोले। देखिए, जब सत्ता का सहारा हो, पीछे से जो है कि आपको उकसाने वाले लोग हो, केंद्र सरकार किस प्रकार से उनकी उनकी क्या स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की क्या स्थिति है, तो मुकदमे कौन किससे लिखवाएगा वो डिबेट करेंगे, फिर हम लोग भटक जाएंगे। वो तो देखिए, कल भी डूंगरपुर के मामले पे आए और वहां पे फिर उनको आरोप मुक्त किया गया, तब अचितापुर के उस वाले मामले में भी देख रहे हैं। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं कि जो आरोप उनके ऊपर लगे, देखिए राजनीति में परसेप्शन की, पंकज जी, बहुत बड़ी भूमिका होती है। परसेप्शन मुस्लिमों में यही रहा कि आजम खान मुस्लिम है, एक मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, इस कारण से बीजेपी ने उन्हें टारगेट किया। आज के समय की स्थिति में बता रहा हूं, और इस समय उनके साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी है इस कारण से कि अगर वो मुस्लिम नेता नहीं होते इस रूप में, तो उन्हें इस रूप में टारगेट नहीं किया जाता। ऐसे समय में देखिए, मैं ये भी बात नहीं मानता कि उनसे अखिलेश यादव की पूरी दूरी रही, क्योंकि ये तथ्य तो है कि कपिल सिब्बल सरीखे नेता को जो है कि राज्यसभा भेजा गया, और उनके तमाम रिहाई को लेके कपिल सिब्बल काफी सुपर एक्टिव रहे, सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामले चले, वो भी स्थितियां रही। लेकिन जो मैं प्रथम खंड में कह रहा था, वो परसेप्शन को लेके मैं कह रहा था कि शुरुआत में ये परसेप्शन बनी है उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों में कि थोड़ा और आत्मीयता दिखाने के मौके थे अखिलेश यादव जी के पास, जो थोड़ा उसमें वो कुछ चूके। लेकिन आज जो फिर जो मुलाकातें हुई है, ये सबों को अच्छा लगा है। दूसरा सवाल आपका यह था कि वो किसे देखिए, ये जो पूरी मीटिंग हुई है, मैं ये मीटिंग पूर्णतः टिकट के मामले को लेके ही हुई है। रामपुर में टिकट और रामपुर मुरादाबाद का टिकट का वितरण जो पुराने जमाने में हो रहा था, वो अभी भी यही चीज हो रही है, जो सूचनाएं वहां से निकल के आ रही है।
कि इस बार उन्होंने अपना टिकट तो संभवतः तय कर दिया है, टिकट बता भी दिया होगा उन्हें, लेकिन जो सूचनाएं यहां तक पहुंच रही है पंकज जी, वो ये है कि संभवतः उनके परिवार से ना जाए टिकट, पहली बार वहां पे तुर्क मुस्लिम को टिकट दिया जा सकता है, ये कुछ चीजें कही जा रही हैं। क्योंकि आकाश सक्सेना को लेकर देखिए एक चीज ये भी है, जब हम लोग रामपुर का विश्लेषण कर रहे हैं, आकाश सक्सेना को वहां के लोगों ने समर्थन दिया, मैं मानता हूं पंकज जी के इस बात को, सहमत हूं इस चीज से, अनुपम जी के इस बात से। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी पंकज जी कि वो उनको जो है कि कैबिनेट में बर्थ मिलेगा, वो एक तरह से एक लड़ाई लड़ी है उन्होंने, वो बर्थ मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धारा के विपरीत वहां के लोगों ने वोट भी दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, एक उनको कम से कम एक मंत्री का पद तो उन्हें दिया ही जा सकता था। साहिबाबाद में अगर शर्मा जी को साहिबाबाद से मंत्री बनाया जा सकता है, तो आकाश सक्सेना जी को क्यों नहीं बनाया जा सकता था। तो अब तक जो पूरा समीकरण है, हमें लग रहा है कि इस बार जो एक समीकरण, नए समीकरण बनाने की जो कोशिश हो रही है, जिसमें चर्चा हो रही है, या तो किसी तुर्क को टिकट दिया जाए, या तो फिर किसी दलित को टिकट दिया जाए। अब इस प्रकार के कोई नए समीकरण बनेंगे तो वो भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम देंगे। हमें लग रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद से संबंधित आसपास की सीटों को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की रणनीति अखिलेश यादव ने उनके साथ मिलकर बनाई है पंकज। कासिम साहब, एक विशेष प्रकार की रणनीति बनाई, लेकिन आपने शुरू के ही कमेंट्स में कहा कि उनका असर 2 सीटों पे, रामपुर और मुरादाबाद। मुरादाबाद के जो सांसद हैं एचटी हसन, वो उनके करीबी हैं, आपने बताया, और अगर करीबी हैं तो उनका सीट अभी तक अखिलेश यादव ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया। शायद अखिलेश यादव ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं पहले आजम साहब से मिल लूं और उसके बाद ही डिक्लेयर करूंगा। रामपुर में पोटेंशियल कैंडिडेट कौन दिखाई पड़ रहा है, मैं आपकी नजरों से यह समझना चाहता हूं। और दूसरी बड़ी बात, क्या आजम खान का आज भी पॉलिटिकल रेलिवेंस है क्या? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद जिस तरीके से हम पूरे देश में देख रहे हैं, हमने तेलंगाना में देखा कि मुस्लिम वोटर्स ने ओवैसी को छोड़ दिया, कांग्रेस के तरफ वो मूव कर गए। अगर वाकई अखिलेश यादव उनसे किनारा चाहते थे या एक डिस्टेंस पे रहना चाहते थे, तो एक तरीके से ये केवल खाना पूर्ति थी कि चुनाव से पहले 2 सीटों की बात भी कर ली जाए, मिल भी लिया जाए और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दिया जाए कि मैं आजम खान का टेक केयर कर रहा हूं, बाकी मुस्लिम वोटों की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो 2 बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की मुस्लिम वोटों के लिहाज से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो दोनों एक साथ आ गई। पंकज जी देखिए, ऐसा है ना कि जो राजनीतिक चीजें होती हैं वो राजनीतिक ही होती हैं। राजनीतिक चीजों में हो सकता है कि कोई गुंजाइश नहीं होती, राजनीति में जो होना है वही होता है, हो सकता है जैसे वहां कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि जैसा अनुपम भाई ने कहा, ये लोकसभा का चुनाव है। आजम खान साहब नूर बानो को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते थे वहां, और मुश्किल से 3 बार हरा पाए, मुश्किल से 3 बार, वरना नूर बानो ही जीतती थी। और खुद नहीं जीतते थे, भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के मुंह में जो खून लगा वो आजम खान का लगाया हुआ है, किसी और का नहीं लगाया हुआ, वो आजम खान का लगाया हुआ है। तो एक चीज तो ये समझ, दूसरी चीज ये समझ कि रामपुर में सपा और कांग्रेस का अलायंस तो हुआ है, लेकिन रामपुर में नहीं। रामपुर में राजमहल का कभी भी अलायंस आजम खान वाली पार्टी से नहीं हो सकता, बिल्कुल आसपास। और राजमहल जहां रहेगा, राजमहल के समर्थक वहीं रहेंगे, जैसे आजम साहब के समर्थक आजम साहब। राहुल भाई भी बता रहे थे कि वह मुस्लिमों में एक जो वो है कम्युनिटी में, तो मुसलमानों का जो रामपुर का मामला है उसको समझने के लिए आपको रामपुर जाना पड़ेगा, रामपुर देखना पड़ेगा। दूर से समझ में नहीं आएगा रामपुर की राजनीति क्या है। रामपुर में अब अंसारी विधायक हो चुका है, रामपुर में अब अंसारी विधायक हो चुका है, वो भी अपना दल से जीत चुका है। रामपुर में खान के अलावा तुर्क भी, रंगरेज भी, दूसरे नेता भी हो चुके हैं, चेयरमैन हो चुके हैं। रामपुर वो वाला रामपुर नहीं रहा, चीज समझ लो। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि आजम खान तो आजम खान है,
जिन्ना भी जब मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान जा रहे थे तो मौलाना आजाद के कहने से आधे से ज्यादा यहीं रुक गए। तो ये बिल्कुल जहन में नहीं होना चाहिए कि आजम खां है तो वो सारे मुसलमान उनके साथ। आजम साहब पे मुकदमे लिखे गए कि गले की चोरी का मुकदमा लिखा गया, शराब की दुकान से गले से लूट का मुकदमा लिखा गया, तमाम मुकदमे लिखे गए। हम और अनुपम भाई आजम साहब पे कम से कम 500 डिबेट तो कर ही चुके। मैंने अपनी एक डिबेट में बात कही थी, आज इसको दोहरा देता हूं कि नवेद मियाँ जो नूरबानो के बेटे हैं, मक्की मियाँ के बेटे हैं, उस जो नवाब रामपुर का परिवार उसके वारिस है, उन पे भी किताब चोरी का और बकरी चोरी का मुकदमा लिखा गया। तो क्या किताब चुराते थे, बकरी चुराते थे? नहीं चुराते थे। आजम खान साहब को बड़ा, एक बार उनकी तकरीर थी कि मेरी बाइट थी, हम लोग लाइव कर रहे थे कि जब वो जो वहां का मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का एक गेट जो था वह था गिरा दिया गया। तब मैंने कहा था कि हाई कोर्ट का स्टे ऐसे हाथ में लिए हुए नवेद मियां टहल रहे थे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनका स्टे नहीं पकड़ा था हाई कोर्ट का, और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उस एक पुराने गेट को गिरा दिया गया था जिसे पता नहीं सूर्य या कौन सा गेट कहा जाता। उनकी पूरी सराय एक वक्त सराय था। ये वसीम त्यागी जो अब हो गए हैं, जो चेयरमैन हुआ करते थे, आजम साहब ने उनको बुलवा के बैठाल के वक्त कोर्ट के चेयरमैन को पूरी सराय गिरवा दी। तो ये नहीं होता है। देखिए राजनीति में आपको अगर अपनी ताकत का घमंड होता है तो कभी ना कभी ये चक्र है घूमता है। और जैसा कि अनुपम भाई ने कहा कि आजम खान में मुकदमे लिखाने वाले, मालूम है आपको, पूरे मोहल्ले में पुरुष मोहल्ले में थे ही नहीं, या भाग गए थे या जेल में थे। आजम साहब का जमानत ये देखा है आज रामपुर में। तो रामपुर को आप इस तरह मत देखिए कि वहां सारा मुसलमान आजम साहब के लिए रो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और लोकसभा में तो ऐसे भी हमेशा ट्राई करते रहे और कभी कासिम साहब आले हसन का जमाना याद करिए। आले हसन सीओ था, आले हसन सीओ था। गांजा रख के यंग छोटे छोटे मुसलमान लड़कों को जेल भेजना याद करिए। एक लाइन लगा दी थी। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि इन चीजों को सिर्फ ऐसे मोटा मोटी नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा अपना एक मिजाज ये है कि हम चीजों को टू द पॉइंट रखते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं दावा बगैर दलील के नहीं होता। आप कोई दावा कर रहे हैं तो आपको दलील देनी होगी। वेस्ट यूपी का मिजाज अलग है, पूरब का मिजाज अलग है पंकज जी। पूरब और पश्चिम में बहुत फर्क है। आजम साहब रामपुर के बाहर तो छोड़िए, रामपुर में मुसलमानों के एकमात्र एक छत्र नेता नहीं हो पाए। आपको पता है 1996 में रामपुर शहर की सीट को हरा दी थी वहीं के अफरोज अली खान ने, रामपुर के कांग्रेस के टिकट पे हरा दी। 1996 में आजम साहब विधानसभा का चुनाव हार गए थे 93 की सरकार के बाद। 91 में आजम साहब हार गए थे विधानसभा का चुनाव। तो आप ऐसा नहीं, 77 जनता पार्टी की आंधी पहला टिकट आजम साहब चुनाव हार गए थे। ये चीजें कहने की बात है कि परसेप्शन कोई चीज नहीं है। परसेप्शन दूसरी जगहों पे, रामपुर का परसेप्शन लखनऊ पे चलेगा, रामपुर का परसेप्शन रामपुर पे नहीं चलेगा, क्योंकि रामपुर के लोगों को सच और झूठ मालूम है। रामपुर का असर सीतापुर पे आएगा, लेकिन रामपुर के आजम साहब का मामला जो है रामपुर में नहीं चलेगा, क्योंकि रामपुर में लोगों में जो एक तबका है, एक ग्रुप है, एक जातियों में जो वो शमसी बिरादरी जैसे बिल्कुल अलग हो गई, वो आजम साहब के साथ जाना ही नहीं चाहते, शमसी उनके समर्थन में खड़ा ही नहीं होना चाहता। तो ये सारी चीजें ऐसी, ठीक है आजम साहब दूसरी जगह असर करते हैं, लेकिन दूर के ढोल सुहाने, रामपुर में नहीं पंकज जी, रामपुर में नहीं। लेकिन यह कहा जाता है कि पश्चिम यूपी में भी उनका खासा प्रभाव है, इस तरह की दलील दी जाती है। आप लोकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपने उस, हाँ 5 सेकंड पंकज जी, सिर्फ 5 सेकंड। कुमार इकबाल महमूद 1, बाग साहब 2, शाहिद मंजूर 3, इमरान मसूद 4, शाहिद अखलाक 5, हाजी याकूब कुरैशी 6, मुनकाद अली 7, समझा। उसके बाद मुनव्वर हसन 8, उसके बाद नाहिद हसन 9, उसके बाद कादिर राणा, शहनवाज राणा 11। ये सब पश्चिम यूपी के नेता, एक भी आजम खान को पसंद नहीं करता और सब चुनाव जीत के आते हैं।